आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 में जो आज हमारा टॉपिक है 10.2 पीएच एंड पीओएच स्केल। पीएच के बारे में आप लोगों ने पहले तो बड़ी दफ़ा सुन रखा होगा कि पीएच स्केल एक होता है। आज हम देखेंगे कि इस पीएच स्केल से हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इस पीएच स्केल को हम कैसे यूज़ करते हैं, और हमारे पास ये जो पीएच है ये बेसिक तौर पे पीएच क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पीएच स्केल के, या पीएच चीज़ है क्या। सबसे पहले हमारे पास एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे सोरहेनियस साहब, इन्होंने 1909 के अंदर पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास पी यूज़ हो रही है, ये पी है, ये बेसिकली जर्मन वर्ड है जिसको हम कहते हैं पोर्टजेंस। पोर्टजेंस जो हमारे पास है, इसका मीनिंग जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर आता है, जो हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब होता है पावर और कंसंट्रेशंस। ठीक हो गया, पावर या कंसंट्रेशंस कहते हैं हम इसको। आगे हम बात करें जो एच है हमारे पास, एच हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब पी पावर है, एच हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल हमारे पास एब्रीविएशन क्या बन जाती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक पी एच यूज़ कर रहा हूँ और पी ओ एच यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि पी एच बेसिक तौर पे किस चीज़ के लिए होता है और पी ओ एच किस चीज़ के लिए होता है। हम अगर पीएच की बात करें तो ये हमारे पास होता है एसिड्स के लिए होता है, और अगर हम पीओएच की बात करें तो ये हमारे लिए होता है बेस के लिए होता है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा था आर्हेनियस मेथड को। आर्हेनियस मेथड को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्हेनियस के मुताबिक क्या था कि एसिड जो हमें पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है, और जो कि हमारे बेस होता है वो हमारे पास ओ एच हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं, हम उसे कहते हैं बेस। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ज़्यादातर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर को देखते हैं कि वाटर से हमारे पास ये पीएच स्केल की हमने इंट्रो लिया, या हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल जो हमारे पास ड्राइव हुआ है वो वाटर से हुआ है। ठीक है। अब क्यों हुआ है, उसकी एक बड़ी रीज़न है हमारे पास कि बेसिकली जो वाटर है ये एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये बहुत जल्द, ये बहुत ही स्लाइटली आयोनाइज होता है, यानी कि बहुत थोड़ा होता है, इतना ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता वाटर। ठीक हो गया। अब वाटर जो भी बात हो रही है याद रखिएगा, ये प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस प्योर वाटर के अंदर हमारे पास जब इसे हम आयोनाइज करते हैं, ये खुद जो ऑटो आयोनाइजेशन होती है इसकी, और ये सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। मतलब कि ये बजाते खुद ही स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है, और ये किस टेम्परेचर पर होता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इजीली आयोनाइज हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास वाटर है। ठीक हो गया। ये आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन आयन और हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर दिए। अब ये रूम टेम्परेचर क्योंकि हमारे पास 25 होता है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। ये इसकी ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, और ये बहुत ही स्लाइटली होती है, और ये किस टेम्परेचर पे होती है, रूम टेम्परेचर के अंदर होती है। ठीक हो गया। ये आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन की डेफिनेशन है जी। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। क्यों, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ठीक होगा। ये हम चैप्टर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इस चीज़ को देख चुके हैं मैं, कि ये हम फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, तो इस टॉपिक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आगे बात करते हैं हम कि अब जो हमारे पास जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है ये ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों, ये तो बहुत ही स्लाइटली आयोनाइज होता है, तो इसलिए हम इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको हम कहते हैं, ये नॉर्मली हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ही। अब कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ये जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास अब कैसे हो जाएगी, इसकी शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टोटल एक इक्वेशन बन गई है जो वाटर की है, वाटर की कंसंट्रेशन की वैल्यू जब हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी जो इक्विलिब्रियम जो स्टेट है ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है KC और H2O, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर। इस चीज़ को हम एक न्यू कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट
कांस्टेंट इसका नाम देते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के डब्ल्यू से। तो इस तरह जो हमारी इक्वेशन अब ये कैसे ड्राइव हो जाएगी, कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो आपको सामने वैल्यूज़ आ रही है, अब ये चीज़ जो होगी हमारे पास के डब्ल्यू आ गई और ये चीज़ आ गई। अब ये हमने रूम टेम्परेचर पे जो आयोनाइज हुआ, जो हमारे पास की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये आती है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14। अगर ये जो आपको 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14 लिखा है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूँ कि जो पावर ऊपर माइनस हो रही है नीचे जाके ये प्लस हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 10 की पावर 14 में से 10 की पावर 14 में से सिर्फ और सिर्फ ये एक पार्ट क्या हुआ, यानी कि 1% भी नहीं कह सकते आप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स कह देते हैं हम आसान लफ्ज़ों में, कि 10 की पावर 14 में से सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, आयोनाइज हुआ है। यानी कि वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सल आयन या कितने, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने 10 की पावर 14 में से। ठीक हो गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना स्लाइटली यानी कि आयोनाइज हुआ है, जिसको हम ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल भी लिया इसकी वजह से। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि अब इसकी जो हमें 1 मॉलिक्यूल्स आता है हमारे पास, वाटर प्रोवाइड करता है हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो एक्सल आयन के अंदर। ठीक हो गया। अब जब ये दोनों, हम अभी बात की है कि 1 देता है सिर्फ मॉलिक्यूल और ऑलमोस्ट ये बराबर होते हैं, तो हमने जो इसके आयन से ये हम कह देते हैं ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो एक्सल आयन क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जो हमने लिखी थी, अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयन की ये हाइड्रो एक्सल आयन की जगह हाइड्रोजन आयन दोबारा लिख सकता हूँ। क्यों? हमने अभी बात किया कि ये इतना स्लाइटली आयोनाइज होता है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए हम ऑलमोस्ट इसे क्या लेते हैं, एक दूसरे के इक्वल लेते हैं। अब इक्वल लेने की वजह से हम हाइड्रो एक्सल आयन को भी हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं, जैसे कि ये है। ठीक हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आयन की पावर 2 आ जाता है। अब हाइड्रोजन आयन की पावर जो 2 है, इसको हम थोड़ा सा कुछ यूं देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये चीज़ हमारे पास ये चीज़ बन गई और ये हमारे पास वो वैल्यू है जिसके ये बराबर है हाइड्रोजन आयन की पावर 2। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारे पास पावर 2 हम ज़्यादा नहीं रखते, तो हम पावर 2 को ख़त्म करने के लिए क्या ले लेते हैं, इजीली अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं। अब उस लेने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक होगा। अब याद रखिएगा जो हाइड्रोजन आयन की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये रूम टेम्परेचर पे आई है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये हमने किया है एक प्योर वाटर के ऊपर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी आगे हम बात करते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है जो अभी हमने निकाली है पिछली स्लाइड के अंदर, के जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू आई है ये माइनस में आ रही है। ठीक है, -10 की पावर -7। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको ईजिली कैटर नहीं कर सकते, इसका हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम छोटे को मैथमेटिकली टर्म यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इस फिगर को हम पॉजिटिव के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, ताकि पॉजिटिव को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव की वैल्यू चूँकि ये बहुत ही छोटी हो जाती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इसे हल करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, लॉगरिथम यूज़ करते हैं, बेस 10 यानी कि कॉमन लॉगरिथम बेस 10 यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम इस पूरी इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी क्या चीज़ है, इसकी कॉमन बेस हमने लॉगरिथम को क्या यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव के अंदर लेके आना है। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो पी हमारे पास है, ये जो पी आपको नज़र आ रहा है पीएच, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम है। ठीक हो गया। तो अब हम पूरी इस बात को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, पी हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम है। ठीक हो गया। अब ये क्यों है, मैं अभी आगे इक्वेशन लिखता हूँ तब आपको ज़्यादा चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, फिर हम देखते हैं इस चीज़ को। ठीक हो गया। तो अब ये जितनी हमने बात की है, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी बात का क्या खुलासा हमारे पास निकलता है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक हो गया। तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मराद हमारे पास पावर ही है। ठीक हो गया। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब
जो हमारे पास नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो बनी है, इसको अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर लिखे तो कुछ यूं बनता है हमारे पास, ठीक होगा। अब पीएच के अंदर नेगेटिव लोगारिथम हाइड्रोजन आयन की जो भी बात कर रहा था, ठीक होगा, ये चीज़ जो है हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक होगा। अब चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू मौजूद है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो हम इसको मैथमेटिकली यूज़ करेंगे, लोगारिथम कैलकुलेट के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 7, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हुआ हमारे लिए एसिड के लिए। अब बेस के लिए करते हैं पीओएच, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एक्सल आयन है ये भी तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के ही इक्वल था। अभी हमने पीछे स्लाइड के अंदर देखा कि ये भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन के ही बराबर था। तो अब चूंकि उसकी भी वैल्यू हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 ही है, ठीक हो गया। हम इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। एसिड की भी 7 आ गई और बेस की भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब हम बात करते हैं कि अब इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम करने से हमारे पास जो टोटल फिगर बनता है वो 14 बनता है, ठीक हो गया। और हमारे पास ये जितना भी आया ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अब ये वो 14 हमारे पास वो नंबर हैं जो पीएच स्केल के ऊपर शो होते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम आगे जाके पीएच स्केल को भी देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास 0 to 14 तक क्या आता है, मैक्सिमम नंबर्स आते हैं। हम वो अपना टेबल देख लेते हैं जी। ये वो टेबल रहा जो हम बात कर रहे थे अभी के 0 से लेकर 14 तक हमारे पास इसकी क्या होती है, रेंज होती है पीएच स्केल की, ठीक हो गया। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा एसिड है, कौन सा पार्ट हमारा बेस है। तो हम नॉर्मली इसके लिए एक छोटी दूसरी डायग्राम देख लें, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है। याद रखिएगा कि जो 7 पार्ट हमारे पास, जो 7 नंबर है हमारा, जो इनके दोनों के दरमियान है, सेंटर है जो इनका, वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। ना वो बेस होता है ना वो एसिड होता है, बल्कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इनका सेंटर पॉइंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर 7 से ऊपर की तरफ हमारे पास नंबर जा रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाए 7 के बाद, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हमारे पास बेस बनता जाएगा। क्या होगी वो बेसिक होगी हमारे पास, यानी कि बेस होगी, ठीक हो गया। अगर अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ, अगर 7 से ये डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चला जाए, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, तब हमारे पास ये एसिड होता है। 7 से अपवर्ड जाएंगे हम तो हमारे पास ये बेस होगा, और अगर हम इसे डाउन की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये क्या होगी, एसिड होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि एसिड के अंदर जैसे जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे आते जाएंगे, जो हमारी एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर मैं बात करूं 6 वाले एसिड की, तो ये हमारा ज़्यादा थोड़ा सा वीक एसिड होगा। अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू 1 के, तो 1 वाला एसिड जो हमारे पास आएगा, जिसकी पीएच हमारे पास 1 आएगी एसिड की, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक होगा, यानी कि उसकी पावर जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास बेस के अंदर ये प्रोसीजर थोड़ा सा उल्ट होता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी बेस की पावर बढ़ती है। एसिड के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक हो गया। और बेसिस के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए बेसिस क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि अगर 8 की बात करते हैं तो ये थोड़ा वीक बेस होगा, 9 की बात करते हैं ये थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग होगा, 10 की बात करते हैं ये उससे स्ट्रॉन्ग, इसी तरह 14 जो होगा हमारे पास वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक होगा। इसी तरह हमारे पास जो 0 पे आएगा एसिड, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 6 वाले के, ठीक होगा। तो ये हमारे पास पीएच स्केल के अंदर कुछ रेंज आती हैं, जिनके ज़रिए हम इनको वैल्यूज़ को जज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारे पास एसिड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड हमारे पास ज़्यादा वीक है। इसी तरह हम बेस को भी देखते हैं कि कौन से बेस हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन से बेस ज़्यादा हमारे पास वीक हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये जो मैंने आपके पास पहले एक डायग्राम आई थी कि अगर हम 0 से 1 एंड पे जाते जाते हैं, 0 से जैसे कि हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा एसिड पहले 0 से स्ट्रॉन्ग था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए स्लाइटली एसिड हो गई, यानी कि थोड़ा पावर इसकी वीक होती गई। 7 पे ये न्यूट्रल हो गया। इसी तरह फिर यहाँ से आगे हमारे पास जो बेस है वो स्लाइटली थोड़ा वीक था, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए एंड पे वो बेसिक जो हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं पीएच। चूंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये लोगारिथम करते हैं, लोगारिथम के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उसके मुताबिक क्या आता है कि अगर हमारे पास किसी की पीएच 1 आई है, ठीक होगा, तो वो 10 टाइम हायर होगी किससे, यानी कि उसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो उसके अंदर पाई जाती है वो ज़्यादा हायर होगी पीएच 2 से, कितने 10 टाइम। पीएच 1 के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, पीएच 1 के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो पीएच 2 से ज़्यादा होगी, कितनी 10 टाइम।
ठीक हो गया। pH 1 में हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास pH 2 के मुकाबले में 10 गुना या 10 गुना या 10 टाइम्स हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम P3 के चेक करें, pH 3 के अंदर देखें तो वो 100 टाइम हो जाएगी। यानी कि अगर pH 1 की देखें और फिर pH 3 की देखें तो ये 100 टाइम pH की क्या होगी, pH 3 से ज़्यादा होगी। इसी तरह ये आगे सोन हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो चलता जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो कम वैल्यू की pH आती है वो हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग या बड़े ताकत वाले एसिड होते हैं, और इसी तरह हमारे पास ज़्यादा वैल्यू में अगर हमारे पास pH आती है तो वो बड़ा स्ट्रॉन्गली या बड़ा ताकतवर हमारे पास बेस होता है। ठीक हो गया जी। आगे हम पूरी अपनी बात की कंक्लूजन करते हैं, हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि जो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है उसकी pH हमेशा क्या होती है, 7 होती है। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास 7 है कि वो हमेशा क्या होगी, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा हमारे पास, ना नहीं वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करते हैं कि अगर हमारी pH वैल्यू 7 से कम है तो वो हमारे पास एसिड सोल्यूशन होगा, जैसे कि अभी हमने ग्राफ के अंदर भी देख रहे थे। इसी तरह अगर हमारे पास pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगी यानी कि बेस होगी। और अगर हम बात कर लेते हैं pH और OH की जो वैल्यू की रेंज है वो हमारे पास 0 to 14 तक है। ठीक है। अभी हमने देखा ग्राफ भी हमने देखा, यानी कि वो स्केल भी देखा जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक हमारे पास नंबर जाते हैं। इन्हीं के अंदर एसिड और बेस की वैल्यूज क्या है, हम एडजस्ट करती हैं। आगे हम थोड़ा सा यूज ऑफ pH को देख लेते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसका यूज़ आता है वो आता है कि हम किसी भी सोल्यूशन की एसिड या जो हमारे पास बेसिक उसकी क्वांटिटी होती है या उसकी जो नेचर होती है वो हम इजीली चेक कर सकते हैं। जाहिर बात हमारे पास जब कोई सोल्यूशन की कोई ना कोई वैल्यूज आएगी 7, 8, 3, 2, 1 तो हम इसलिए वहाँ पे जज कर लेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। फिर ये भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा है कि हम जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, ठीक हो गया, या जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पार्टिकल हमारे पास यूज़ होते हैं कंसंट्रेशन, वहाँ पे हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारे पास क्योंकि इसकी रेंज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है तो हम इजीली हम एसिड की वैल्यू या कोई बेस डालना चाहते हैं अपनी मेडिसिन के अंदर तो हम इसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ज़्यादा वीक चाहिए, तो इस स्केल की हमें वहाँ से हेल्पफुल होती है। थर्ड और हमारे पास जो इसका लास्ट यूज़ आता है कि कोई भी जो बायोकेमिकल जो हमारे रिएक्शन होते हैं, ठीक हो गया, ये इसके लिए जो हमारे मतलूबा कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो रिक्वायर्ड हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है वो हम इजीली बना सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। ज़ाहिर बात अगर मुझे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मुझे 6 pH की हमें कोई एसिड बनाना है या मैंने कोई सोल्यूशन बनाना है तो इजीली मैं, क्योंकि इसकी हमारे पास ना pH स्केल की बेसिक तौर पे कलरिंग होती है हमारे पास, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मैं नोट में हम थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कि हम उस नंबर की बेस पर, कलर की बेस के ऊपर हम वो अपनी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम अपनी मेडिसिन हो गई या बायोलॉजियोग्राफी के अंदर जो भी हम या बायोलॉजिकल जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पे से इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर pH एंड pOH स्केल, जिसके अंदर हमने सिर्फ इसकी बेसिक देखी, इसका स्केल को अंडरस्टैंड किया कि स्केल के अंदर कौन सी वैल्यू किस तरह होती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, इसकी कुछ इंडिकेशंस देखेंगे, कैसे हमें कलर कोडिंग होती है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारा लेक्चर था वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।